बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने ये जाना कि आज हमारा संविधान लागू होने के 70 वर्षों बाद भी क्यों निरंतर कार्य कर रहा है। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में डाली कि आज भी इतने वर्षों बाद निरंतर हमारा संविधान प्रासंगिक है और अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। आज अपन जानेंगे हमारे संविधान में कठोर और लचीलेपन के मिश्रण को, कि ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं, कुछ तो चर्चा अपन ने इसके बारे में पिछले वीडियो में कर ली थी कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि एक तरफ हमारे संविधान को कठोर बनाती हैं तो दूसरी तरफ लचीला भी बनाती हैं। कुछ परिस्थितियों में हमारे संविधान में बहुत आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, तो कहीं कहीं पर परिवर्तन करने के लिए हमें बड़ी कठोर प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर और देखते हैं हमारे संविधान में कठोर और लचीलेपन के मिश्रण को, जानते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे संविधान को कठोर बनाती हैं और कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे संविधान को लचीला बनाती हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हमारे संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का। इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में की थी, फिर से वहीं से शुरू करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। तो अपन ने बात भी की थी जैसे कि हमारे संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया है वो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी संशोधन है वो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधान मंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। ये दोनों जो विधियां हैं ये आती हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, जहां पर हमारा संविधान इस बात की व्याख्या करता है कि हमारे संविधान का संशोधन किन तरीकों से हो सकता है। चलिए जानते हैं अपन इनके बारे में, इन विधियों के बारे में। सबसे पहले अपन लेते हैं संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। इसमें क्या होता है कि संसद में जितने भी उपस्थित सदस्य होते हैं उनके आधे से अधिक सदस्यों का अगर समर्थन मिल जाता है तो फिर वो संशोधन हो जाता है। देख लेते हैं अपन, संविधान के अनेक उपबंध हैं वो संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं और ये वाली व्यवस्थाएं हैं वो अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अपन को हमेशा ध्यान रखनी है कि साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन हो रहा है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि संशोधन की प्रक्रियाएं अगर पूछा जाता है तो हमें बताना है अनुच्छेद 368। अब देख लेते हैं कुछ उदाहरण कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से कानून हैं जिनको सामान्य संशोधन के द्वारा और सामान्य बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन। नए राज्य का निर्माण करना है, नए राज्यों का गठन करना है, या फिर नए राज्यों के क्षेत्रांकन करना है कि भाई इस राज्य की सीमा के अंदर ये क्षेत्र रहेंगे, इस राज्य की सीमा के अंदर ये क्षेत्र रहेंगे। तो इस तरह की बातों का कहीं भी निर्धारण करना है तो वो संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा संशोधन हो जाता है। और कौन सा होता है, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उनकी समाप्ति। आपने शायद आपको पता होगा इस बारे में कि बहुत सारे राज्य हैं जिनके अंदर द्विसदनीय वहाँ की जो कहें कि अपन विधानसभा है, वहाँ का विधानमंडल है, वहाँ 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो किन किन राज्यों में विधान परिषद रखना है, उनका गठन करना है, या कहीं पर विधान परिषद है किन्हीं कारणों से उसकी समाप्ति करनी है, तो इस बात का संशोधन भी सामान्य बहुमत से हो जाता है। संसद में गणपूर्ति की, गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होने चाहिए संसद में, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, राजभाषा का प्रयोग आदि ऐसे सामान्य महत्व के मसले हैं जिनका संशोधन सामान्यतया सामान्य बहुमत से कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन और चलते हैं विशेष बहुमत की ओर कि विशेष बहुमत क्या होता है। देखिए, विशेष बहुमत के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है। साधारण बहुमत में तो था कि जितने सदस्य उपस्थित हैं, यानी कि गणपूर्ति होने के बाद में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं वो अगर आधे से अधिक सदस्य यस कर देते हैं तो वो संशोधन हो जाता है। लेकिन विशेष बहुमत में जो कुल सदस्य संख्या है प्रत्येक सदन की, लोकसभा की अलग लेंगे, इसमें राज्यसभा
लोकसभा के अलग लेंगे, क्योंकि ये जो अधिनियम पारित होता है ये दोनों ही सदनों में अलग अलग पारित होता है। पारित तो सामान्य बहुमत वाला भी दोनों सदनों में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ विशेष बहुमत की अपन बात करें तो जैसे कि मान लीजिए लोकसभा के अंदर उसको विधेयक को रखा गया है, तो वहाँ उसके आधे जो कुल संख्या है लोकसभा सदस्यों की 545, तो उसके आधों से अधिक सदस्यों का पक्ष में होना आवश्यक है। यानी कि कम से कम 273 सदस्य उसके पक्ष में यस करेंगे। ये तो हो गई एक बात। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्या ध्यान रखना है कि यहाँ कुल सदस्य संख्या ली जाएगी। कुल सदस्य संख्या जितनी भी हमारी लोकसभा के सदस्यों की है, इस कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक सदस्य हैं वो इसके यस में मतदान करेंगे, तब ये विशेष बहुमत की एक बात पूरी होगी। दूसरी बात, जितने सदस्य मतदान कर रहे हैं, यानी कि मतदान में जितने सदस्य भाग ले रहे हैं, 300 सदस्य भाग ले रहे हैं, 400 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, तो जितने सदस्य भाग ले रहे हैं उन सदस्यों का 2/3 मतदान पक्ष में होना चाहिए। मतलब कि मतदान में भाग लेने वाले, संसद में उस सदन की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विशेष बहुमत। इसमें दो शर्तें पूरी होना आवश्यक हैं। एक तो कम से कम आधे सदस्यों का बहुमत, यानी कि आधे सदस्यों का पक्ष, और जो सदन मतदान में भाग ले रहे हैं उन सदस्यों का 2/3। तो ये दोनों बातें, दोनों शर्तें जब पूरी होती हैं तो ये कहलाती है विशेष बहुमत की प्रक्रिया। तो अब जैसे कि आपको ये खोजना है कि मान लीजिए 400 सदस्य मतदान दे रहे हैं, तो 400 का 2/3 आपको निकालना है, इतने सदस्यों का यस में मतदान होना चाहिए। ऐसे ही अगर 500 सदस्य भाग ले रहे हैं तो 500 का 2/3 आपको निकालना है कि इतने सदस्यों का यस होना चाहिए। तो समझ में आ गई होगी आपको बात कि कम से कम 273 का तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ में मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 सदस्यों का भी हमें पक्ष में मतदान चाहिए। देखते हैं अपन, संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। दोनों बात यही है जो मैंने आपको बताई कि मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या है, यानी कि मतदान कर रहे हैं, उपस्थित सदस्य हैं, वो आधे से अधिक होने चाहिए, और उनमें संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अन्य जब कोई विधेयक पारित किया जाता है, अधिनियम बनता है, तो वहाँ पर संयुक्त बैठक की भी व्यवस्था रहती है कि राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो जाती है। और ऐसे में नुकसान क्या होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो लोकसभा के सदस्यों की लगभग आधी है, तो मान लीजिए किसी विधेयक के ऊपर राज्यसभा सहमत नहीं है, लेकिन संयुक्त बैठक के अंतर्गत निर्णय लिया जाता है, तो फिर राज्यसभा का वहाँ कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि निसंदेह लोकसभा के सदस्य ज़्यादा हैं। तो जब मतदान होगा तो लोकसभा जो चाहेगी उस तरह का विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन संविधान संशोधन में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष ख्याल रखा, यहाँ दोनों सदनों की सहमति होना आवश्यक है। यहाँ संयुक्त बैठक का किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि वो विधेयक विशेष बहुमत से लोकसभा में पारित हो गया है तो उसको विशेष बहुमत से राज्यसभा में भी पारित होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है, अभी अभी मैंने आपको बताया। इसका अर्थ है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति ना बन जाए तब तक इसे पारित नहीं किया जा सकता। और आप देख ही पा रहे हैं कि सदन में मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मतदान पक्ष में होना आवश्यक है। तो इस तरह का संशोधन विधेयक, अगर कोई भी संशोधन विधेयक है जिसको अपन को अधिनियम बनाना है, तो इसके लिए ना केवल सत्ता दल अपितु जो
जो अन्य दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनकी भी सहमति यहाँ प्राप्त करनी आवश्यक होगी। और उसी तरह राज्यसभा में भी करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा में भी विशेष बहुमत से ये विधेयक पारित होना आवश्यक है। तो ये वाली चीज़ हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों की होगी, क्यों इस तरह की विशेष बहुमत की व्यवस्था की होगी? पिछले वीडियो में जाना था अपन ने कि उन्होंने ये व्यवस्था इसलिए की कि अनावश्यक जो संशोधन है, अनावश्यक संविधान में परिवर्तन है, उनसे बचा जा सके, उनके प्रति सख्त रवैया अपनाया जा सके। इसलिए सत्ता दल अपनी मन मर्जी का यहाँ संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको दोनों सदनों में विशेष बहुमत प्राप्त करना है, और अगर विशेष बहुमत प्राप्त करना है तो उसको अपने विपक्षी दलों का सहयोग लेना ही लेना पड़ेगा। यानी कि एक बहुत बड़ा कहें कि अपन समूह है, और बहुत बड़ा समर्थन अगर किसी संशोधन को मिलता है, किसी विधेयक को मिलता है, तभी वो विधेयक पारित हो सकता है, तभी वो संशोधन हो सकता है, तभी वो अधिनियम बन सकता है। तीसरी विधि अपन अब लेते हैं। तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि है कि विशेष बहुमत तो है ही है दोनों सदनों का, प्लस कि राज्यों द्वारा अनुमोदन, यानी कि जितने भी भारत में राज्य हैं उनसे आधे राज्य हैं उनका भी हमें समर्थन आवश्यक है। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का हमें समर्थन चाहिए होता है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा है, इससे संबंधित और जनप्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श और उनकी सहमति आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि अपन ने सभी ने जाना कि हमने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है, जहां हमारा संविधान शक्तियों का विभाजन करता है केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में। तो इन विभाजन के मसले पर, इन विभाजन के मुद्दों पर, और कई बार ऐसा भी संविधान निर्माताओं के मन में था कि कोई सत्ता दल है, कोई ऐसी केंद्र सरकार है, वो निज स्वार्थों से राज्य की शक्तियों को कमजोर ना कर सके। इसलिए ऐसा प्रावधान डाला गया कि ऐसे मसले जिनसे कि राज्यों की शक्तियां प्रभावित होती हैं, संविधान ने जिन शक्तियों का वितरण उनके पक्ष में किया है, उससे उस पर कोई प्रभाव पड़ता है उस वाले प्रावधान पर, तो इसलिए इस प्रकार के संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आवश्यकता पड़ेगी आधे राज्यों के समर्थन की। यानी कि अब आधे राज्य जब इस बात पर समर्थन करेंगे तब ये वाले संशोधन हो सकते हैं। राज्यों की शक्तियां केंद्र की दया पर निर्भर नहीं हो कि केंद्र चाहे तो उनको शक्तियां दे दे, केंद्र चाहे तो उनसे शक्तियां ले, इस तरह की चीजें ना हो। राज्य है वो केंद्र की दया पर निर्भर ना हो, इसलिए इस तरह का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया। संविधान में राज्यों की शक्तियां सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था की गई। संघीय ढांचे से संबंधित उपबंध हैं जो भी संविधान के, संघीय ढांचा मैंने आपको बता ही दिया, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें दोनों में शक्तियों का विभाजन। तो संघीय ढांचे से संबंधित जो भी उपबंध हैं उनमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधान मंडलों का भी साधारण बहुमत के माध्यम से मंजूरी मिलनी चाहिए। मतलब कि आधे राज्य हैं वो अपने विधान मंडल में इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, हालांकि वो साधारण बहुमत से ही पारित करेंगे, लेकिन आधे राज्यों में जब वो पारित हो जाएगा तब बाद में वो संशोधन है, वो बाद में संशोधन अधिनियम बनेगा। आगे चलते हैं अपन। तो क्या निष्कर्ष निकाला अपन ने इन तीनों संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं से? देखिए साफ साफ ही बात है कि जो कोई सामान्य महत्व के मसले हैं जिन पर कि परिवर्तन हो जाना चाहिए, जिन पर मतलब कि तात्कालिक परिवर्तन आवश्यक हो जाता है और उनके परिवर्तन से कोई विशेष ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब किसी की शक्तियाँ कम नहीं हो रही हैं, किसी का कार्य है, क्षेत्राधिकार है, वो कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे जो विषय हैं उनका संशोधन साधारण तरीके से हो जाता है, साधारण बहुमत से हो जाता है। लेकिन कुछ ज़्यादा महत्व के विषय हैं उन पर विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत में हमने देखा कि यहाँ विपक्षी दलों की भी सहमति चाहिए होती है, दोनों सदनों की भी सहमति चाहिए होती है। तो ये इसलिए आवश्यक है ताकि उस संशोधन विधेयक पर बहुत बड़ा पक्ष मिल सके, बहुत बड़ा राजनीतिक अपन कहें कि एक तरह से महत्व उसको मिल सके, कि ज़्यादा लोग इसका समर्थन करेंगे, और ज़्यादा लोग तभी समर्थन करेंगे जब वो ऐसा कोई स्वार्थ से तत्व से भरपूर या फिर किसी एक दल के या फिर किसी एक पक्ष को मजबूत करने वाला संशोधन नहीं होगा। निसंदेह ऐसा संशोधन होगा वो बहुत सोच समझ कर होगा और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप ही होगा। आधे राज्यों वाला इसलिए डाला गया ताकि केंद्र
केंद्र जो सरकार है वो अपनी मन मर्जी से राज्यों की शक्तियों को कम ना कर सके, राज्यों के क्षेत्राधिकार को कम ना कर सके, और जो हमारा संघात्मक ढांचा है उस पर कोई आंच ना आए। इसलिए ये वाला प्रावधान डाला गया कि इस तरह के संशोधन कोई होंगे जो कि संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, जो कि राज्यों की शक्तियों को प्रभावित करते हैं, तो उनके ऊपर आधे से आधे राज्यों का साधारण बहुमत से पारित जो सहमति है वो हमें चाहिए होगी। निष्कर्ष देखते हैं, संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों को भी अधिकार दिया गया, मतलब कि राज्यों को भी अधिकार मिल गया कुछ मामलों में संशोधन में, संविधान संशोधन में। संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी हद तक कठोर है और उसके बावजूद लचीली भी है। देखा ना हमने, लचीली कहाँ है जहाँ सामान्य बहुमत से संशोधन हो रहा है, और कठोर कहाँ है जहाँ विशेष बहुमत से और राज्यों की सहमति से संशोधन हो रहा है। शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन की प्रक्रिया अव्यावहारिक नहीं है। कठोर जरूर है लेकिन अव्यावहारिक नहीं है कि इसमें संशोधन हो ही नहीं सकता। लेकिन कठोर इसलिए बनाया क्योंकि एकदम आसानी से हर कोई चाहे तब संशोधन ना हो, और दूसरा इस पर व्यापक सहमति मिल सके, इस पर व्यापक विचार विमर्श हो सके, व्यापक इस पर वाद विवाद हो सके। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का अभूतपूर्व मिश्रण है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार मिश्रण है हमारा भारतीय संविधान। इसमें कठोरता और लचीलेपन का कितना अद्भुत संयोजन किया गया है ये अभी अभी अपन ने देखा। तो इस वीडियो में अपन ने क्या जाना, इस वीडियो में अपन ने 3 विधियां जानी संविधान के संशोधन की जो कि हमारे संविधान में है। फिर एक बार सुन लीजिए, फिर एक बार याद कर लीजिए, संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 में 2 विधियां हैं। सामान्य बहुमत से जो संविधान का संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है विशेष बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। इन दोनों के मिलने से जो संशोधन होगा वो ये दोनों विधियां आती हैं 368 में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन ने इस वीडियो में जानी है वो ये है कि संशोधन विधेयक के मसले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, यानी कि संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां पूर्णतः समान हैं। दोनों सदनों में अलग अलग जब तक वो विधेयक पारित नहीं होगा तब तक वो अधिनियम नहीं बन सकता है। कुछ प्रश्न ले लेते हैं। भारत के संविधान संशोधन हेतु कितने प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं? बहुत अच्छे से आप इसका उत्तर दे सकते हैं, अभी अभी अपन ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है, इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत हैं? सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, और असहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, ये आपको लिखना है। अभी अपन ने पढ़ा, इस बारे में जाना कि कितना सुंदर कठोर और लचीलेपन का संयोजन हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में किया। तो हमें बताना है कि किस तरह से कौन कौन सी बातें हैं जो कि संविधान को कठोर बनाती हैं और कौन सी बातें हैं जो संविधान को लचीला बनाती हैं। धन्यवाद।